हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक नियोजन के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है ना? और आर्थिक नियोजन के अर्थ के बारे में पढ़ा, और उसके बाद उसकी विशेषताएं पढ़ी, है ना? उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने? महत्व देखा था आर्थिक नियोजन का। फिर आर्थिक नियोजन की कमियां, और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे आर्थिक नियोजन के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक नियोजन, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक स्पष्ट लक्ष्य रखा जाता है, एक निश्चित समय रखा जाता है, जिसमें उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं, है ना? तो चलिए इसके प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो इसके प्रमुख जो आवश्यक तत्व भी बोल सकते हैं आप इसके। ठीक है, प्रमुख जो आवश्यक तत्व है वो है इसके, फर्स्ट जो है वो है स्पष्ट उद्देश्य, गरीबी हटाना, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता। तो आर्थिक नियोजन का जो सिद्धांत के अंतर्गत इसका प्रमुख सिद्धांत जो है वो है कि इसके उद्देश्य जो हैं सभी स्पष्ट हैं। इसके आप उद्देश्य देखोगे तो इसमें मिलेगा कि गरीबी को हटाना, एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन, रोजगार का सृजन करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इसके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, मानव और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग। तो इसका दूसरा प्रमुख सिद्धांत है संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, यानी कि जो भी संसाधन हैं अपने देश में विद्यमान हैं, जैसे कि संसाधनों की बात करें तो मानव संसाधन भी है ना? और प्राकृतिक संसाधन भी हैं। प्राकृतिक संसाधन में क्या आते हैं? प्राकृतिक संसाधन में जैसे आपके आ जाएंगे एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह। तो इन सब का समुचित उपयोग करना ही इसका प्रमुख सिद्धांत है, जिसकी वजह से हमारे देश का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना थर्ड नंबर का सिद्धांत है वो है संतुलित विकास। आर्थिक नियोजन का थर्ड नंबर का जो सिद्धांत है वो है संतुलित विकास। आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य ये रहा कि देश का जो है संतुलित विकास किया जाए। ये ना हो कि एग्रीकल्चर को अत्यधिक एग्रीकल्चर को अत्यधिक बढ़ा दिया जाए और उद्योगों को कम कम प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसा नहीं है, वो ये संतुलित बना के चलता है। आर्थिक नियोजन का प्रमुख सिद्धांत में यही है कि कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सेवा हो, सभी में वह संतुलन बना के विकास करे, है ना? अब फोर्थ इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे है प्राथमिकता का निर्धारण। इस योजना के तहत सबसे पहले प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है कि सबसे पहले कौन सी चीज का विकास किया जाना चाहिए, है ना? उसके बाद कौन सी चीजों का विकास किया जाना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो सीमित, चूंकि संसाधन सीमित है इसलिए प्राथमिकता को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है, फिफ्थ नंबर जो प्रिंसिपल है वो है लचीलापन। और एक बात और यह है कि जो अपना आर्थिक नियोजन है वो कैसा है? लचीलापन है, इसमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, सिक्स्थ नंबर जो सिक्स्थ पिलर है इसका, सिक्स्थ प्रिंसिपल है वो क्या है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक नियोजन का यह प्रमुख सिद्धांत रहा है कि सभी को समान अवसर, मतलब कि आर्थिक विषमता ना आए, सभी को समान अवसर दिया जाए, गरीबी को हटाया जाए। इस तरीके का उन्होंने प्लान किया था इसके आर्थिक नियोजन के द्वारा। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन के प्रमुख प्रिंसिपल कौन कौन से रहे? सबसे पहले इसका स्पष्ट उद्देश्य है। स्पष्ट उद्देश्यों में बात करें तो गरीबी को हटाना, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता, इस प्रकार के जो उद्देश्य बनाए जाते हैं वो स्पष्टता है उसमें। और दूसरा इसका जो सिद्धांत है वो है कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। और तीसरा संतुलित विकास का सिद्धांत उसने अपनाया है कि सभी क्षेत्रों में समान विकास हो, है ना? प्राथमिकता निर्धारण, और इस आर्थिक नियोजन के अंतर्गत प्राथमिकता के निर्धारण का भी सिद्धांत अपनाया, जैसे कि किस वस्तु को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। जैसे भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे खाने की किल्लत पड़ी हुई थी, तो सबसे पहले उसमें उसमें प्राथमिकता दी गई एग्रीकल्चर को, है ना? इस प्रकार से। और ये जो आर्थिक नियोजन है वो लचीलापन का सिद्धांत भी अपनाता है, मतलब बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, और यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत को भी अपनाता है। मतलब क्या है इसका? कि यह सभी देश के सभी नागरिकों को सभी क्षेत्र में जाने का समान अवसर प्रदान करता है। साथ में
समाज में व्याप्त असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है। ठीक। तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक अर्थ नियोजन के जो पॉइंट्स थे कुछ वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अर्थ नियोजन के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या है, आप लोग जानते हो क्या? ये जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लानिंग्स, ये किसके माध्यम से चलाई गई? यह योजना आयोग के माध्यम से चलाई गई, है ना। आर्थिक नियोजन का पूरा कार्य किसने किया? योजना आयोग ने। मतलब यहाँ से प्लानिंग की जाती थी कि इतने, इस पंचवर्षीय योजना में क्या करना है, इस पंचवर्षीय योजना में क्या करना है, इसमें कितना बजट रखना है ना। यहाँ से प्लानिंग की जाती थी। चलिए देखते हैं योजना आयोग को। ओके, तो देखते हैं अब इसकी स्थापना के बारे में कि योजना आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो होता है 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत के आर्थिक नियोजन को संस्थागत रूप देना। क्या उद्देश्य इसका? भारत के आर्थिक नियोजन को संस्थागत रूप देना। ठीक है, और इसका आधार क्या है? कोई संवैधानिक या वैधानिक संस्था नहीं थी, यह बल्कि कार्यपालिका से बनी थी। यह कोई संवैधानिक या वैधानिक संस्था नहीं थी, यह कार्यपालिका के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, जिसका अध्यक्ष हमेशा जो है वो प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। और उपाध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री द्वारा ही कोई नियुक्त होता था। योजना आयोग का वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होता था, है ना। जो प्रधानमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष नियुक्त करते थे वही जो होता है ना योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता था। ठीक है, इसके सदस्य जो थे वो विशेषज्ञ होते थे, केंद्रीय मंत्री होते थे, साथ में शासक होते थे, है ना। ठीक है, इसकी स्थापना को देख लिया हमने। अब थोड़ा सा इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं, क्या है इसका कार्य। इसमें देखिए आप, स्थापना के बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कार्य इसके। ठीक है, फंक्शन, योजना आयोग का आखिर कार्य क्या है ना। संसाधनों का आकलन, इसका जो सबसे पहला कार्य है वो क्या है? संसाधनों का आकलन, कि देश में कितने भौतिक संसाधन है, कितने पूंजीगत संसाधन है, कितने मानव संसाधन हैं, उसका आकलन करना। ठीक है, और साथ में जब आकलन कर लेगा तो फिर आकलन करने के बाद क्या करेगा? इसका कैसे उपयोग किया जाए, है ना, इसके बारे में। पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, और इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएं तैयार करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, प्राथमिकताओं का निर्धारण, इसका तीसरा जो प्रमुख कार्य है प्राथमिकताओं का निर्धारण, मतलब कि किसको पहले, मतलब किसका पहले विकास किया जाए, है ना। कौन सा क्षेत्र पहले विकसित होना चाहिए, जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा हो गया आदि। इनमें से आप किसको सबसे पहले करना चाहेंगे, इसका निर्धारण। ठीक है, चौथा नंबर का जो इसका फंक्शन है वो है राज्यों को सहायता। राज्यों को योजनागत व्यय के लिए केंद्र से अनुदान देना, इसका प्रमुख कार्य है राज्यों को योजनागत व्यय के लिए केंद्र से अनुदान देना। यानी कि उसको जैसे कोई योजना बनाई गई तो उसमें उसको पैसे की पूर्ति कराई जाती है, एक तरीके से संसाधनों की पूर्ति कराई जाती है राज्य को। ठीक है, फिफ्थ फंक्शन है समाजवादी पैटर्न की अर्थव्यवस्था। नेहरू जी का दृष्टिकोण था ये, सोशलिस्टिक पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, विकास में संतुलन, इसका लास्ट जो कार्य है वो है विकास में संतुलन बनाए रखना। यानी कि ग्रामीण में अत्यधिक विकास हो जाए, शहरों में कम विकास हो, या शहरों में ज्यादा विकास हो जाए, ग्रामीण में कम विकास हो, ऐसा नहीं करना है। इस योजना का प्रमुख कार्य ये भी रहा कि दोनों में संतुलन बना के चलना है ना। तो उस ग्रामीण, शहरी, ग्राम, उद्योग, कृषि और क्षेत्रों के बीच संतुलन विकास करना भी इसका प्रमुख कार्य रहा है। ठीक है, तो योजना आयोग के आपको कार्य भी समझ में आ गया, क्या होता है योजना आयोग का कार्य। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा कार्य के बाद इसकी योजनाएं, इसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग जानते हो कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। वो किसके द्वारा चलाई गई थी?
योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग ने भारत की 12 पंचवर्षीय योजनाएं 1991 से 2017 तक बनाई थी, जिसका मुख्य फोकस केंद्र क्या रहा है? मुख्यतः कृषि जो है फर्स्ट प्लान में, भारी उद्योग सेकेंड प्लान में, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थर्ड प्लान में, और फिफ्थ प्लान में क्या था? गरीबी हटाओ, रोजगार व बुनियादी ढांचा बनाना। यह 6 से 8 प्लान के बीच में रहा इसका मुख्य फोकस केंद्र, है ना। और उदारीकरण के बाद का विकास जो हुआ था वो 9th और 11th प्लान का हिस्सा रहा। समावेशी और सतत विकास 12th प्लान का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं इसकी आलोचनाएं। यह अत्यधिक केंद्रीकृत संस्था है। यह जो है अत्यधिक केंद्रीकृत संस्था है, राज्यों की वास्तविक जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। टॉप डाउन अप्रोच, नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे थोपे जाते थे। लचीलेपन की कमी थी, अत्यधिक नौकरशाही व्याप्त था। वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद की नई चुनौतियों के लिए उतना प्रभावी नहीं रहा। ठीक है, जिसकी ये कुछ आलोचनाएं हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए। योजना आयोग आयोग का क्वेश्चन बन सकता है कि आप योजना आयोग के संगठन और कार्य के बारे में बताइए, उसकी आलोचनाएं बताइए, स्थापना कब हुई ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग याद रखिए अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उन्होंने इसको योजना आयोग को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का भंग कर दिया गया और इसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो टोटल कितनी योजनाएं चली? 12 योजनाएं चली। 12 2017 तक था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, यह योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग की स्थापना करते हैं, है ना। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग के साथ ही जो इसकी हेल्प करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका भी हम लोग कल चर्चा करेंगे, आज नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां, है ना। इनके बारे में हम लोग कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।